हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। महात्मा गांधी पर चर्चा चल रही है। महात्मा गांधी पर चर्चाएं करते करते अभी तक उनका इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं, और इंट्रोडक्शन में जो पिछले वीडियो में था उसमें मुझे लगता है पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके लिए कुछ फैक्ट ढूंढ कर ले गया हूँ। वे फैक्ट आपको क्रम वाइज बोलता जाऊँगा, आप सुनते जाएंगे और कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। एक एक फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा प्रत्येक एग्जाम के लिए। चाहे आपका एग्ज़ाम किसी भी प्रकार का हो, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, वही एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये होगा जो मैं आपको आज डाटा देने वाला हूँ। और एक डाटा को मैंने बहुत ही इत्मीनान के साथ लिखा है, और आप अपनी नोट्स बुक जो होगी, आपने नोट्स बनाई होगी। जितने मेरे 32 से 33 वीडियो चले गए हैं, 32 से 33 वीडियो चले गए हैं, 32-33 वीडियो चले गए हैं मेरे। 32-33 वीडियो जानने के पश्चात आज हम महात्मा गांधी को पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से बात करना चाह रहे हैं। आज आइए जानते हैं महात्मा गांधी पर। मैं आपको जो पेपर में हुए पर्सन है या पेपर में पर्सन आ सकते हैं, उन पर्सनों पर बहुत ही गहन और डीप तरीके से चर्चाई करूंगा कि पेपर कैसे बन सकते हैं। जीरो लेवल से लेकर लास्ट लेवल के पेपर तक हर पर्सन पर चर्चा करूंगा। बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी के इंट्रोडक्शन के बारे में आपने जान लिया था, लेकिन एक बार आज फिर मैं आपको महात्मा गांधी के इंट्रोडक्शन से, यानी 1969 से लेकर जब से उनका जन्म हुआ और उन्होंने 1914 तक, यानी 1914 तक 9 जनवरी 1915 से पहले जब तक महात्मा गांधी भारत में नहीं आए थे, तब तक उनका जीवन परिचय कैसा रहा और किस तरीके का रहा, आज आपको ये जानना जरूरी है, ताकि आपको अगले फैक्ट को पढ़ने में आसानी हो और अगली जो घटनाएं जो आप पढ़ने वाले हैं वो अच्छी तरह और पूर्ण तरीके से समझ में आए। और यहाँ से पेपर में पिछली परीक्षाओं में या पीसीएस की जो परीक्षा हुई हैं उनमें किस तरह का देखिए आपने देखा होगा कि पीसीएस का पैटर्न किस तरह बदला है लगातार। जो पीसीएस है, यूपी पीसीएस हुआ, चाहे अभी कुछ दिन पहले 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ, उसमें अगर आप मेरी वीडियो से प्रश्न पत्र निकालें जो मैंने भूगोल में पढ़ाया और पॉलिटिकल में पढ़ाया होगा, भूगोल और पॉलिटिकल में जो मेरे द्वारा सिलेबस में आपको पढ़ाया गया होगा, उससे लगभग मुझे लगता है 80-85 सवाल आए हैं। 80-86 सवाल मेरे पढ़ाए हुए खुद के आए हुए हैं, और मुझे लगता है 80-85 पर इतने नंबर पर आराम से सिलेक्शन हो जाता है। 150 क्वेश्चन में थे 80 से 85 क्वेश्चन खुद के मेरे पढ़ाए हुए थे। अगर आप नोट से मैच करें तो आपको मिल जाएगा सारा का सारा। तो बात करते हैं महात्मा गांधी पर। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात के कठियावाड़ में। एक नंबर में वो पीसीएस में, यूपीएससी में ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा। जन्म 2 अक्टूबर पोरबंदर गुजरात कठियावाड़। नंबर 1 पहला पॉइंट बनाइए, फैक्ट लीजिए। नंबर 1 1869 जन्म 2 अक्टूबर पोरबंदर गुजरात कठियावाड़, यहाँ का जन्म हुआ महात्मा गांधी का। भारत के रहने वाले थे, ये बात याद रखना। 1876 में प्राइमरी, 1876 में यानी लगभग 7 साल बाद, 9 7 16 यानी 1876 ईस्वी में। 1869 मतलब 69। 1876 ईस्वी में प्राइमरी स्कूल में अध्ययन और कस्तूरबा से सगाई, यानी बहुत ही कम उम्र में 7 साल की थे जब महात्मा गांधी, तब उनकी सगाई कर दी गई थी। कस्तूरबा से उनकी सगाई कर दी गई। अब बताइए, क्योंकि जो हमारा ये क्या कहते हैं उसको, बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी उस टाइम पर 1881 में, यानी 1881 में, यानी लगभग 4 और 5 साल बाद राजकोट में हाई स्कूल में अध्ययन किया। राजकोट में यानी भारत में पड़ता है, राजकोट हाई स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद समय बीतता है, समय बीतने के साथ जैसे समय बीतता है तो 1883 ईस्वी में 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से विवाह कर दिया, यानी महात्मा गांधी केवल 13 साल के थे तब उनका विवाह कर दिया गया था। अब बात करते हैं 1885 ईस्वी की। 63 वर्ष की आयु में उनके पिता का निधन हुआ। 63 वर्ष की आयु में उनके पिता का निधन हुआ, यानी वे जो उनके पिता थे, उनकी पिता की मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। 63 वर्ष की आयु में उनके पिता का निधन होगा। 1887 मैट्रिक्स पास कर भवन नगर के समलदास कॉलेज में प्रवेश लिया। 1 साल बाद कॉलेज छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने महात्मा गांधी की डॉक्यूमेंट्री से निकाले। उसके बाद सामदास कॉलेज में प्रवेश किया, 1 साल बाद कॉलेज छोड़ दिया। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 1887 की। आपको ये फैक्ट यानी इतने सन याद नहीं रखने, जो पेपर में सन होगा महत्वपूर्ण मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। चलिए, प्रवेश किया, 1 साल बाद कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद 1888 में प्रथम पुत्र हुआ उनका। तब प्रथम पुत्र हुआ। मैंने आपको महात्मा गांधी के 4 पुत्रों के नाम बताए थे पिछले वीडियो में, नहीं देखा जाकर देखिए। प्रथम 1888 में प्रथम पुत्र हुआ, तभी वकालत पढ़ने इंग्लैंड को रवाना हो गई। जब इनका प्रथम पुत्र हुआ 1888 में, तो तब चले गए इंग्लैंड चले गए वकालत करने, इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। मैंने कहा ये फैक्ट मैंने महात्मा गांधी की डॉक्यूमेंट्री पढ़कर निकाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगे कि आपको बताने चाहिए। उसके बाद आपको इनकी डॉक्यूमेंट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जब आप इन्हें साउथ अफ्रीका में समझ लेंगे, तभी आप इन्हें भारत के परिप्रेक्ष्य में यानी भारत के संदर्भ में इनका मूल्यांकन करना उचित होगा। उसके बाद 1891 समय बीतता है, वक्त बीतने के साथ 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी कर देश लौटे, यानी इन्होंने 1891 में वकालत की पढ़ाई की और पूरी कर देश लौटे।
महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई कर चुके थे जरूर, लेकिन महात्मा गांधी की जो एकेडमिक थी वो थर्ड क्लास की थी। थर्ड क्लास की मतलब 33% मुश्किल से पास होते हुआ करते थे, ये मैंने आपको बताया था। इतनी इनके अच्छे रिजल्ट नहीं थी, इनके हैंड राइटिंग जो होती है ना, हैंड राइटिंग वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी महात्मा गांधी की। चलिए बात करते हैं कि इनकी माता का जो निधन था उसके 1891 में इनकी माता का निधन हो गया, पुतलीबाई का निधन हो गया। जब इनका निधन हुआ बम्बई और राजकोट में इन्होंने वकालत की, यानी बम्बई में इन्होंने राजकोट में वकालत की। महात्मा गांधी के द्वारा जो वकालत की गई बम्बई और राजकोट में वकालत की गई। 1891 में इनकी माता पुतलीबाई का निधन हो गया। उसके बाद वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये अपने देश लौटे। जब वकालत की 1891 में वकालत की पूरी पढ़ाई करने के बाद वहाँ से उन्होंने आपको पता होगा, मैंने आपको हाई कोर्ट पढ़ाया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब पर पढ़ाया, यूट्यूब पर जैसे पढ़ाया मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर किसी को वकील बनना होता है तो उसके लिए वकालत करनी पड़ती है, यानी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कोर्ट में रहकर। जैसे ही कोर्ट में रहकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो उन्होंने बम्बई और राजकोट में रहकर वकालत की। और एक मामला तो ये भी आता है कि हमने कहा कि महात्मा गांधी थे जो उनका जो बम्बई और राजकोट में इनका जो वकालत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, ये अपने केस भी दूसरों को सौंप दिया करते थे। लेकिन एक मामला था, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था, दादा अब्दुल्ला एंड सन्स का मामला था। दादा अब्दुल्ला एंड सन्स का जो मामला था वो साउथ अफ्रीका का मामला था, साउथ अफ्रीका। लेकिन ये गुजरात में, क्या गांधी जी इतने अच्छे वकील थे? नहीं थे, लेकिन गांधी जी अंग्रेजी और गुजराती दोनों अच्छी तरीके से समझते थे। तो जो हमारे दादा अब्दुल्ला एंड सन्स थे उनको एक ऐसे वकील की जरूरत थी जो गुजराती और अंग्रेजी दोनों जानता हो। इसलिए जो यार्टली नाडन ये दादा अब्दुल्ला एंड सन्स का वकील था, वो केवल अंग्रेजी समझता था। लेकिन जो महात्मा गांधी ऐसे वकील थे जो अंग्रेजी और ये गुजराती दोनों लैंग्वेज समझते थे। इसलिए दादा अब्दुल्ला सन के साथ महात्मा गांधी को अफ्रीका जाना पड़ा। चलिए 1893 में भारतीय मुस्लिम, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। 1893 ईस्वी में भारतीय मुस्लिमों द्वारा व्यवसाय संघ की मांग व केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया पहुंचे। वहां उन्होंने सभी प्रकार के रंगभेद का सामना करना पड़ा। भारतीय मुस्लिमों द्वारा व्यवसाय संघ की मांग सरकार पर केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया पहुंचे। वहां उन्हें सभी प्रकार के रंगभेद का सामना करा। यानी 1893 का समय था। 1891 तक वहाँ हो गया था। एक साल बीतने के बाद 1893 भारतीय मुस्लिमों द्वारा व्यवसाय, यानी जो अफ्रीका था, अफ्रीका के अंदर जो भारतीय मूल के लोग रहते थे, भारतीय मूल के लोग यानी प्रवास कर अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सत्ता के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो इंग्लैंड भेज दिए गए थे, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए इन्हें कहाँ जाना पड़ा? इन्हें जाना पड़ा दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया पहुंचे। वहां उन्होंने सभी प्रकार के रंगभेद का सामना करना पड़ा। एक इंटरेस्टिंग घटना, डबरान से एक ट्रेन जा रही थी प्रिटोरिया। जब डबरान से एक ट्रेन प्रिटोरिया जा रही थी तो उसी ट्रेन में बैठे बैठे जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा। जैसे उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा तो उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट, यानी ट्रेन में एक AC वाले डब्बे होते हैं, एक सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के। तो जो फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदने के लिए जैसे ही स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे, यानी जो टिकट वाला था उसके पास पहुंचे, तो उन्होंने टिकट देने से मना कर दिया, क्योंकि हम काले लोगों को टिकट नहीं देंगे। तो उन्होंने, महात्मा गांधी तो वकील थे, तो वकील होने के साथ साथ उन्होंने एक किताब, उसकी जो हमारी कानून होते हैं वहाँ के कानून की पूरी किताब खोल कर रख दी। ये देखिए, ये कानून है, ये कानून नहीं। तो उसने तंग होकर महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास का टिकट दे दिया। जैसे उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट दे दिया, महात्मा गांधी जाकर बैठ गए। तो उन्होंने अंग्रेज थे, जो अंग्रेज के अंदर एक नीति रही है रंगभेद की नीति। रंगभेद का मतलब जो एक काले लोग थे, गोरे लोग थे, जो काले गोरे का जो भेद था उसे बोलते हैं रंगभेद की नीति रही। उन्होंने यानी महात्मा गांधी के साथ बड़ा ही खतरनाक तरीके से भेदभाव किया और उन्होंने महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास के डब्बे से हटाकर थर्ड क्लास के डब्बे में डाल दिया और ट्रेन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन ऐसी घटनाओं ने महात्मा गांधी के जीवन और चरित्र पर बड़ा ही यानी गांधी जी का जो अंदर से स्वभाव था वो जाग उठा। जो गांधी जी का स्वभाव था वो अंदर से जाग उठा, क्योंकि वकालत की पढ़ाई करके आए थे। और जैसे वकालत की पढ़ाई करते आए थे, तो ये कुछ फैक्ट थे जिन्होंने गांधी जी को प्रभावित किया, बड़े अच्छे तरीके से प्रभावित किया, समझे। और उन्होंने इसका जो योगदान होगा कहीं ना कहीं, जो घटना उनके साथ साउथ अफ्रीका में घटी, इन घटनाओं का योगदान कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जरूर दिखाई देगा आपको, भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। ये मैं आपको घटना बता रहा हूँ 1893 की। अब मैं आपको बताता हूँ ये घटना 1894 में क्या हुआ। 1894 में रंगभेद का सामना करना पड़ा, वहीं रहकर सामाजिक कार्य करने लगे। तो ये वहीं रहकर सामाजिक कार्य करने तथा वकालत करने का
फैसला किया। तो वहीं इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहे और उन्होंने वहीं रहकर दक्षिण अफ्रीका में रहकर महात्मा गांधी ने वकालत करने का फैसला किया। और वहीं उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस यानी नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। एक प्रकार का नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की उन्होंने। नेटाल इंडियन कांग्रेस और एक प्रकार का समाचार पत्र भी था। ये समाचार पत्र था, एक ग्रुप बनाया उन्होंने, है ना। उस समाचार पत्र के अंतर्गत उन्होंने इस घटना का जिक्र किया कि क्या यही लोकतंत्र है या यही संविधान। यानी उन्होंने एक ऐसा लिख डाला जिसका वहाँ के लोगों को पढ़कर इफेक्ट पड़ा। यानी कि वहाँ के जो लोग थे उनको तो एक ऐसा लोग चाहिए, ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उनकी आवाज़ सुन सके। साउथ अफ्रीका के लोगों को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उनकी आवाज़ सुन सके और सरकार तक पहुंचा सके। क्योंकि जो हमारा ये था साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश की कॉलोनी रहा है, उपनिवेश रहा है। यानी ये भी ब्रिटिश के अधीन रहा। ये पूरा का पूरा जो साउथ अफ्रीका आज देखते हैं पूरा का पूरा ब्रिटिशों के अधीन रहा। समझे। बात करते हैं हाँ, तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की 1896 में 6 महीने तक के लिए। 1894 था, अब 1896 में 6 महीने के लिए भारत लौटे। अपनी पुत्री और 2 पुत्रों को नेटाल ले गए। एक जगह का नाम है नेटाल ले गए अफ्रीका में भी। 1896 में भारत आए। 1896 में भारत आने के बाद उन्होंने क्या किया, नेटाल ले गए। किसको ले गए? नेटाल ले गए अपनी 2 पुत्र और एक पत्नी को नेटाल ले गए इन्हीं साउथ अफ्रीका में। उसके बाद 1899 यानी 3 साल बीतने के पश्चात ब्रिटिश सेना के लिए बोआर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस की सेवा तैयार की। भारतीय एम्बुलेंस की सेवा यानी बोआर युद्ध में। बोआर क्या था? एक प्रकार की जनजाति थी बोआर। साउथ अफ्रीका के अंदर एक प्रकार की जनजाति थी बोआर। उस अफ्रीका की जनजाति का ब्रिटिशों के साथ युद्ध चल रहा था। लेकिन जो बोआर थे ना, ये हिंसा करते थे, अधिक मात्रा में हिंसा करते थे। तो महात्मा गांधी हिंसा के हमेशा खिलाफ रहते थे। महात्मा गांधी का लास्ट तक एक ही स्टेप रहा कि वे हमेशा हिंसा के खिलाफ रहे। हमेशा कभी भी उन्होंने हिंसा को सपोर्ट नहीं किया। हमेशा सत्य और हिंसा का ही मार्ग अपनाया चाहे। लेकिन महात्मा गांधी को बोआर का साथ दिया जाना चाहिए था। नहीं, वहाँ की छोटी छोटी जनजाति थी, उन्होंने एक ब्रिटिशों की हत्या कर दी थी। ब्रिटिशों की जैसे हत्या कर दी थी तो अंदर यानी साउथ अफ्रीका के अंदर गहरा युद्ध चल रहा था। जो गहरा युद्ध चल रहा था उसमें जिस युद्ध को जिसके नाम से जाना जाता है बोआर युद्ध। लेकिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये आलोचना का बिंदु हो सकता है कि आप यहाँ आलोचना कर सकते हैं कि महात्मा गांधी को बोआरों का साथ देना चाहिए था। वहाँ की प्रकार की जनजाति थी। लेकिन महात्मा गांधी ने किसका साथ दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था अंग्रेजों का साथ। क्योंकि अंग्रेज हिंसा नहीं चाहते थे और अंग्रेज अहिंसावादी नीति अपनाते। तो महात्मा गांधी अहिंसावादी नीति के पक्ष में थे। और लेकिन जो हमारे ये महात्मा गांधी इन्हें क्या कहते हैं, बोआर जनजाति थी वहाँ की, बोआर साउथ अफ्रीका की। वो किसके अंतर्गत थी? वो किसके पक्ष में थी? वो थी हिंसा के पक्ष में। लेकिन महात्मा गांधी का एक ही अप्रोच था, करेक्ट अप्रोच था यही कि वे कभी भी हिंसा के अंतर्गत नहीं जाएंगे, मतलब हिंसा के पक्ष में नहीं जाएंगे। इसलिए उन्होंने जो ब्रिटिश अधिकारी घायल हो रहे थे, युद्ध में घायल हो रहे थे, उनके लिए भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। लेकिन अंग्रेजों ने लेने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी इन्होंने भारतीय एम्बुलेंस की सेवा तैयार की। ये प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि भारतीय एम्बुलेंस की सेवा किसने तैयार करी? महात्मा गांधी ने। कहा किसके लिए तैयार की थी? ब्रिटिश अंग्रेजी सेना के लिए जो घायल हो जाते थे। 1901 में, अब समय बीता 1901 का, वक्त बीतता तो समय आया बेटे 1901 का। 1901 में सपरिवार, 19 में मैंने आपको बताया कि 1901 में महात्मा गांधी, 1901 में महात्मा गांधी सपरिवार स्वदेश रवाना हुए, यानी अपने देश वापस लौट आए। 1901 में महात्मा गांधी अपने परिवार सहित वापस लौट आए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे लोगों को आश्वासन दिया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे ना, दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, उन्हें क्या दिया? आश्वासन दिया कि जब भी उन्हें आवश्यकता महसूस होगी तो वे वापस लौट आएंगे, यानी दक्षिण अफ्रीका के लोगों को। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे। दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ कुछ घटनाएं घटित हुई। उन घटनाओं ने उनके स्वाभिमान को, यानी सेल्फ इंट्रक्शन को, स्वाभिमान को अंदर से ठेस पहुंचाई। उस जो ठेस पहुंचाई तो गांधी जी का स्वाभिमान जगा और गांधी जी ने इस स्वाभिमान को अपने दिल पर लिया। और दिल पर लेने के पश्चात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका
योगदान दिया, यानी ये फैक्ट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसका जो एक प्रभाव लॉन्ग टर्म तक, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में आपको 1915 से लेकर 1947 तक हूबहू देखा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, 1901 के बाद। अब ये 1901 में देश में आ गए। अब आपको पता होगा 1885 के बाद किस तरह देश के अंदर 28 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक 28 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक लगातार कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। तो इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। उस टाइम एक कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, कलकत्ता का पूरा देश घूमे कलकत्ता का अधिवेशन हुआ। कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस की बैठक हुआ करती थी। उस कांग्रेस की बैठक के अंतर्गत कोलकाता के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन के अंदर इन्होंने भाग लिया। एक प्रकार का 1 रुपये सदस्य शुल्क हुआ करता था। कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य भी रहे और अध्यक्ष भी रहे, ये बात आपको भूलनी नहीं है। तो कलकत्ता में आए, कलकत्ता में 1901 में महात्मा गांधी की सबसे पहले एंट्री मानी जाती है। 1901 में अपने परिवार सहित लौट आए थे। इन्होंने पूरे भारत का दर्शन का दौरा किया और घूमने के बाद इन्होंने कलकत्ता के अधिवेशन में भाग लिया। जो कलकत्ता का अधिवेशन था, कलकत्ता के अधिवेशन में इन्होंने कलकत्ता के अधिवेशन में भाग लिया। कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1901 में। डी.ई. वाचा साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे। कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस के एक अध्यक्ष थे, कांग्रेस के एक व्यक्ति थे, डी.ई. वाचा साहब थे इन्होंने। लेकिन उस टाइम जो हमारे महात्मा गांधी थे वे, उनकी इंटरनेशनल ख्याति नहीं थी, इतने अलग लेवल पर एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी नहीं थे, एक आम व्यक्ति थे और सामने जाकर चेयर पर बैठ गए थे। उसके बाद डी.ई. वाचा साहब इन जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इनकी एक शर्ट का एक घटना बता दो, इंटरेस्टिंग घटना। इनकी शर्ट का एक बटन खुला हुआ था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये तो छोटा आदमियों का काम होता है, डी.ई. वाचा साहब का छोटा आदमी का काम होता है, हम क्यों बंद करें। उन्होंने सामने से एक व्यक्ति को बुलाया, महात्मा गांधी थे, तो उन्होंने शर्ट का बटन बंद करवाया उनसे। उन्होंने कहा कुछ काम करना जानते हो? उसने कहा हाँ बिल्कुल जानता हूँ। उन्होंने कहा एक ये लेटर है, उन्हें छाट दो। लेकिन उस वक्त किसे पता था कि ये व्यक्ति, ये एक खास पर्सनैलिटी, उन्होंने इसी घटना का जिक्र अपनी बायोग्राफी में किया है। उस बायोग्राफी से जो डाटा निकाल कर लेकर आए हैं हम आपको वो बता रहे हैं। उसके बाद तो डी.ई. वाचा साहब, एक घटना घटी थी उनके साथ, उन्होंने इसका अच्छा खासा जिक्र किया है अपनी बायोग्राफी में, महात्मा गांधी ने। तो दक्षिण अफ्रीका में कलकत्ता में है, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ 1901 में। उसके बाद डी.ई. वाचा साहब के जो अध्यक्षता कर रहे थे, उसके बाद मैंने बटन वाली घटना बताई, ये तो बात भूलने वाले नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद लेकिन किसे पता था कि ये व्यक्ति इस वक्त 1915 में आकर क्या करने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता था, समझे। तो उस टाइम गांधी एक साधारण व्यक्ति हुआ करते थे, यानी कांग्रेस के 28 से लेकर 30 दिसंबर तक अधिवेशन हुआ करते थे प्रत्येक वर्ष। उन अधिवेशनों के अंतर्गत जो कांग्रेस थी वो अपनी बात संवैधानिक तरीके से, अपनी बात कागजी तौर पर संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश सत्ता के, ब्रिटिश हुकूमत के अधीन पहुंचाया करती थी और अपनी बात मनवाने की कोशिश किया करती थी। 28 से 30 दिसंबर तक, 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक उनके अधिवेशन हुआ करते थे। ये तो बात थी 1901 की। और बताओ सर, और बताएंगे सर अभी। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने होंगे। उसके बाद पेपर यहीं से ही आएगा, पेपर कोई सा भी पेपर देंगे आप यहीं से ही आएगा। चलिए उसके बाद हाँ, तो हमने आपको बताया इन्होंने कलकत्ता के अधिवेशन में भाग लिया, पूरे कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिया, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। उसके बाद देश का दौरा किया। अब दो स्थान का नाम बता रहा हूँ आपको। तभी उसी वक्त उन्होंने एक तो बम्बई और दूसरा आपका कलकत्ता में इन्होंने 2 अपने दफ्तर खोले। इन्होंने यहाँ 2 अपने दफ्तर खोले, ऑफिस खोले और वकालत की। वकालत करने के लिए अपने 2 ऑफिस खोले। कहाँ? एक तो बम्बई में, कलकत्ता में दफ्तर खोला। एक तो बम्बई में, एक कलकत्ता में। महात्मा गांधी 1901 में आए, अपने परिवार सहित आए। जैसे अपने परिवार सहित आए तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, पूरे भारत का दौरा किया। उसके बाद एक साधारण व्यक्ति थे, डी.ई. वाचा साहब के वाली घटना बम्बई में और कलकत्ता में उन्होंने अपने दफ्तर खोले। चलिए उसके बाद 1902 का समय है। जैसे 1902 का समय है, 1902 में क्या हुआ, भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर वापस लौट। अब भारतीय समुदाय थे यानी जो भारत के रहने वाले लोग, जो भारत के ही रहने वाले लोग जो साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर बस गए थे, उन समुदाय के द्वारा महात्मा गांधी को दोबारा बुला लिया गया 1902 में। चलिए
समय बीतता है, समय बीतने के साथ आता है समय 1903 का। 1903 में क्या हुआ, जोहान्सबर्ग एक जगह का नाम है, जोहान्सबर्ग जगह का नाम है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर। जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला इन्होंने, वकालत का अपना ऑफिस खोला, समझे। तो वकालत का ऑफिस खोला किन्होंने, महात्मा गांधी ने। कब, 1903 में, जोहान्सबर्ग में। कहाँ, जोहान्सबर्ग में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने होंगे। अब बात करते हैं किसकी, जोहान्सबर्ग के बाद दफ्तर खोला तो उन्होंने यहाँ से एक अखबार निकाला, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर निकाला। इस न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्होंने उनके साथ जितनी भी घटनाएं घटित हुई साउथ अफ्रीका के अंदर रहते अब वकील तो थे, पैसे से वकील थे। उसके बाद उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार में जो अखबार निकाला, ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर में साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी ने कौन सा अखबार निकाला, इंडियन ओपिनियन। अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, पीछे इसका तो बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पर्सन है कि इंडियन ओपिनियन अखबार किसने निकाला, महात्मा गांधी ने। कहाँ से निकाला, साउथ अफ्रीका से। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, इसके अंतर्गत किया गया था कि जो जितनी भी घटनाएं महात्मा गांधी के साथ घटित हुई थी, उन्होंने इस न्यूज़पेपर के माध्यम से साउथ अफ्रीका के लोग, आपको बताऊं जानकारी के लिए, ये जो न्यूज़पेपर हुआ था ये भी सप्ताहवाइज जाता था, यानी 7 दिन में एक बार आया करता था, 7 दिन में एक, क्योंकि सूचना संचार के इतने साधन नहीं थे कि जो गाड़ी, आप तो आज देखिए आज तो दुनिया बहुत बदल चुकी है, फिर भी 7 दिन में एक अखबार आया करता था क्योंकि संचार के साधन नहीं थे इतने। सूचनाएं आज देखिए, एक आप बटन दबाते सूचनाएं सर्कुलेट हो जाती है, होने लगती है, पूरे देश में फैल जाती है, यानी 20 मिनट में पूरी सूचनाएं धीरे धीरे हर जगह फैल जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था क्योंकि संचार के जो साधन थे वो बहुत ही वीक थे, वो बहुत ही कमज़ोर थे। चलिए, तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने निकाला, ये निकाला था किसने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए उसके बाद कैसा था ये, साप्ताहिक। हाँ, 1906 की घटना बताता हूँ आपको। 1906 की यहाँ की जनजाति थी जुलू जनजाति थी। इन्होंने विद्रोह कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जुलू जनजाति थी यहाँ की, इन्होंने विद्रोह कर दिया। और जैसे इन्होंने विद्रोह कर दिया, जुलू जनजाति थी यहाँ की, इन्होंने विद्रोह कर दिया। इन्होंने जब विद्रोह करने के बाद ये हुआ कुछ ऐसा, जुलू जनजाति थी, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया इन्होंने, तो इसमें ब्रिटिश सैनिक मारे गए। लेकिन ब्रिटिश सैनिक जैसे मारे गए धीरे धीरे, तो इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कि हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिश ने मना कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, महात्मा गांधी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको जाते जाते महात्मा गांधी की यहाँ आलोचना की जा सकती है क्योंकि महात्मा गांधी को जुलू का साथ देना चाहिए था। लेकिन महात्मा गांधी हमेशा हिंसा के खिलाफ रहते थे, महात्मा गांधी ने जुलू जनजाति का साथ नहीं दिया था, समझ गए। लेकिन आपको पता होना चाहिए, हमारे ये थे महात्मा गांधी ने एक स्टार्ट की थी एम्बुलेंस। हाँ, एक एम्बुलेंस, भारतीय एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की थी, भारतीय एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की थी महात्मा गांधी ने। भारतीय एम्बुलेंस सेवा महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी। ये भी जो भी सैनिक घायल हुआ करते थे ब्रिटिशों के, उन्हें एम्बुलेंस में भरकर अस्पताल तक पहुंचा जाता था। जुलू विद्रोह, ये विद्रोह था एक प्रकार का। युद्ध हमेशा व्यापक टर्म होती है, लेकिन विद्रोह हमेशा तत्कालिक होता है, ये बात आपको बतानी चाहिए। चल, उसके बाद आगे घटनाओं की चर्चा करते हैं। समय है 1906 का। 1906 में क्या हुआ, एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया गया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस, इसे जानते हैं, ये था एक प्रकार का। एशियाटिक ऑर्डिनेंस है था क्या, एशियाटिक ऑर्डिनेंस एक प्रकार का कानून था। जो भी भारतीय या एशिया के रहने वाले लोग अफ्रीका के अंदर जाएंगे, उन्हें एक पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अब देखिए, अंग्रेजों ने कानून बनाया, उसके कहते हैं ट्रांसवर्सल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906 का बनाया गया। लेकिन 1906 में ये एक्ट बनाया गया। इस तरह का जो एक्ट था, कानून था, वो कहीं ना कहीं जो भारतीय थे या एशिया के रहने वाले लोग थे, अफ्रीका के अंदर जाने पर पाबंदी लगाता था। ऐसा एक्ट बनाया गया। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका सबने अवज्ञा किया। सबने अवज्ञा मतलब आंदोलन स्टार्ट कर दिया। एक ऐसा आंदोलन स्टार्ट कर दिया जो
सविनय अवज्ञा मतलब सभी मुद्दों पर विरोध, सविनय अवज्ञा को मतलब सभी मुद्दों पर विरोध महात्मा गांधी ने एक स्टार्ट कर दिया, वो भी साउथ अफ्रीका में। पहली बार सत्याग्रह महात्मा गांधी ने वहीं स्टार्ट किया है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में, कहाँ, जोहान्सबर्ग में, स्थान का नाम याद रखना, जोहान्सबर्ग। कौन से कानून के तहत? एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध में जोहान्सबर्ग में प्रथम बार सत्याग्रह अभियान चलाया। सत्याग्रह का मतलब समझें, सत्याग्रह का क्या मतलब होता है? सत्याग्रह का मतलब समझते हैं क्या होता है? सत्या का मतलब होता है सत्य, ग्रह का मतलब होता है आग्रह, सत्य की खोज करना। सत्याग्रह कर दिया कि सत्य की खोज करो, कि सत्य है क्या, उसे ढूंढो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कहीं ऐसा ना हो कि जो व्यक्ति गलत है उसे सही भी किया जा सकता है, क्योंकि सत्य की जानकारी नहीं है। अगर उसे सत्य की जानकारी हो तो उस व्यक्ति को सही किया जा सकता है, इसे बोलते हैं सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कर दिया। कहाँ कर दिया? जोहान्सबर्ग में। कौन से कानून के तहत? एशियाटिक ऑर्डिनेंस के तहत। उसके 1907 में उन्होंने ब्लैक एक्ट जो मैंने आपको बताया था ना, भी ट्रांसफर पंजीकरण एक्ट बनाया था। तो भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरोध सत्याग्रह सबने अवज्ञा किया। महात्मा गांधी ने सबने आज्ञा किया, और सबने अवज्ञा और सत्याग्रह। तो कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ चलाया था? तो ब्लैक एक्ट हमने आपको बताया, ट्रांसवर्सल पंजीकरण या ट्रांसवर्सल रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया था 1906 में। उसके विरोध में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह दोनों चलाए थे। समझे? ये बात आपको पता नहीं चाहिए। 1908 में समय बीता। 1907 में भारत में क्या चल रहा था? भारतीय राजनीति में, इसकी बात हमने पहले भी की है, अब आपको बता रहे थे। 1907 में कांग्रेस दो खेमे में बट गई थी भारत के अंदर। ये भारतीय राजनीति में आपको बता रहा हूँ। 1907 में कांग्रेस दो खेमे में बट गई थी। जो दो खेमे थे वे हमारे थे, एक तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 का, सूरत अधिवेशन हुआ था गुजरात में के अंदर, एक सारे सूरत, उसके अंदर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। कांग्रेस दो खेमे में बट गई थी, एक था हमारा उदारवादी, एक था उग्रवादी। ये हमने आपको पहले पढ़ा है, पिछले वीडियो में जाके देखिए। चलिए, तो उस 1908 में प्रथम बार जोहान्सबर्ग में कारावास दंड दिया गया महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में कारावास दंड दिया गया, यानी जेल भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, यानी जो एक्ट बनाया गया था ना, जो पहले वाला सत्याग्रह हुआ था जोहान्सबर्ग में एशियाटिक ऑर्डिनेंस के तहत, उसके अंतर्गत महात्मा गांधी को क्या किया गया था? जेल भेज दिया गया था, जेल में। लेकिन जो दूसरे वाला सत्याग्रह हुआ, दूसरे वाला ब्लैक एक्ट मतलब पंजीकरण जो एक्ट था, उसका पंजीकरण एक्ट था, जो पंजीकरण एक प्रकार कागज कानून थे, वे कानून उनके मतलब पुतले जलाए गए, सरकार के पुतले जलाए गए, और सड़कों पर, अलग अलग सड़कों पर जो कागज थे, पंजीकरण कागज थे, उन्हें जलाया गया। तो इसलिए इसके लिए महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ा। द्वितीय बार सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए और पुनः कारावास जाना पड़ा महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी कितना संघर्ष किया। आज देखिए आप महात्मा गांधी के बारे में किस तरह मूल्यांकन करते हैं। ऐसा सही नहीं है, पहले किसी महापुरुष को पढ़ना जरूरी है। जब आप पढ़ेंगे तो समझना स्टार्ट कर देंगे, और धीरे धीरे। और ये भी कहा जाता है, अच्छी लोग अच्छी किताब जल्दी से समझ में नहीं आते। अच्छे लोग अच्छी किताब जल्दी समझ में नहीं आते, बड़ी किताब और बड़े लोग जल्दी समझ में नहीं आते, और जिस दिन समझ में आते वो कहानी बदल देते हैं। याद रखना बात। 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टालस्टॉय फर्म की स्थापना की। उन्होंने वहाँ अनेक प्रकार के होम खोले, आश्रम खोले, है ना, वो भी भारतीय की मदद से, यानी भारत के रहने वाले लोग भी उन्हें सपोर्ट करते थे 1906 में। तो उसके बाद क्या हुआ? जी हमारा ये था पंजीकरण एक्ट था, इसका मामला पता है किस तरह शांत हुआ? ये हुआ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, मैंने आपको नाम बताया होगा शायद, पहले नहीं पता तो सुन लीजिए। उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, जब ये पंजीकरण एक्ट जो आया था, पंजीकरण एक्ट यानी भारतीयों को और एशिया में रहने वाले लोगों को अगर अफ्रीका के अंदर जाना होगा तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन ये जो एक्ट था, अगर ये एक्ट वाला मामला इसे शांत करने के लिए लॉर्ड हॉर्डिंग नाम था, लॉर्ड हॉर्डिंग का मतलब था ये एक प्रकार का गवर्नर जनरल वायसराय रहा भारत का। गवर्नर जनरल वायसराय मतलब इन्होंने भारत था ना, उस पर भारत पर राज किया। तो उसने क्या किया, ये गोपाल कृष्ण गोखले और लॉर्ड हॉर्डिंग इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की और इस मामले को शांत कराया। लॉर्ड हॉर्डिंग ने इस मामले को, जो पंजीकरण वाला मामला था, उससे शांत कराया। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वे कौन से नेता थे, कौन से अभिनेता थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में गांधी जी के समय में गांधी के पक्ष में यात्रा की थी? तो लॉर्ड हॉर्डिंग गवर्नर जनरल वायसराय था, दूसरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद 1913 रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा 1913 तक, यानी 1900
10 में, 11 में, 12 में इन्होंने क्या किया, अनेक प्रकार के आश्रम संस्थाएं खोली वहाँ। और जो अफ्रीका की धरती पर रहने वाले भारतीय मूल के लोग थे या अफ्रीका ही रहने वाले लोग थे, अंग्रेजों ने किस तरह उनका शोषण किया अधिक मात्रा में, है ना। उनसे बिना मजदूरी दिए बिना ही काम कराया जाता था, लगभग 12-12, 13-13 घंटे काम कराया जाता था। तो अंग्रेज किस तरह उनका शोषण करते हैं, तो महात्मा गांधी ने किस तरह उनके लिए एक अब देखिए जो ये मामला था, पंजीकरण वाला मामला ना, मामला था। पंजीकरण वाला मामला इतना लाइमलाइट हो चुका था कि महात्मा गांधी अनेक आए दिन लेख लिखते रहते थे और हफ्ते वाइज प्रकाशित होते रहते थे। अब जो हफ्ते वाइज प्रकाशित होते रहते तो याद रखना कि जो अफ्रीका के अंदर रहने वाले लोग थे उनके अंदर मूल भावनाएं बस गई थी। एक ब्रिटेन से पढ़ा लिखा आया एक व्यक्ति है, उनके अंदर जानना स्टार्ट कर दिया, तो महात्मा गांधी धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में फेमस हो गए थे, पूरे अफ्रीका में। महात्मा गांधी की एक ही क्वालिटी थी, वे लोगों के दिलों में उतरना जानते थे। वे धीरे धीरे यानी जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में सीखा, उन्होंने किस तरह भारत में इस्तेमाल किया, इस पर हम आपके साथ बात करेंगे आगे। समझे कि उन्होंने किस तरह जो साउथ अफ्रीका में सीखा, उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने आगे किस तरह इस्तेमाल किया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे जब पढ़ाता रहूँगा तो धीरे धीरे मेरा अनुभव बढ़ जाएगा। जैसे बढ़ जाएगा तो उसके बाद मुझे बोलने में भी हेजिटेशन नहीं होगी। एक समय ऐसा आएगा कि मैं आपको बहुत फास्ट और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैं भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो ऐसा ही यानी इंसान अपने एक्सपीरियंस, अनुभव का इस्तेमाल आज आप जो सीख रहे हैं उसका इस्तेमाल आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आप कहीं ना कहीं करेंगे। जो आज आप सीख रहे हैं, जो आप समय नहीं गंवा रहे हैं, वो एक दिन आपको प्रॉफिट देगा और ज़रूर देगा। उसके बाद तो वहाँ के लोगों के दिल में बस गए थे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के। उसके बाद 1913 में रंगभेद दमनकारी नीति के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च निकाला गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्रेट मार्च निकाला गया का नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने, जिसमें 2000 भारतीयों की खाद्यान्न कर्मियों ने न्यूक्लियस से लेकर एक स्थान है न्यूक्लियस से नेटोल तक की पद यात्रा निकाली। 2000 भारतीयों ने, 2000 भारतीय थे उसमें, महात्मा गांधी थे। न्यूक्लियस से लेकर नेटाल तक। तो आप देख रहे हैं किस तरह कि साउथ अफ्रीका के अंदर अलग अलग प्रदर्शन हो रहे थे, किस तरह सत्याग्रह के चलता रहा और अंत तक सरकार को झुकना पड़ा। लास्ट तक सरकार को झुकना पड़ा, अंततः सरकार को झुकना पड़ा। यानी महात्मा गांधी ने वहाँ भी सरकार को झुका दिया। यानी ब्रिटिश सरकार थी तो ब्रिटिश लोग थे, तो इस स्तर पर की सरकार के, क्योंकि 2000 लोग थे, आप समझ सकते हैं 2000 लोग क्या कर सकते हैं, है ना। इतने तो उनके पास सैनिक भी नहीं हुआ करते थे। तो ऐसा हुआ करता था कि अगर 2000 लोगों के साथ कुछ भी हुआ तो अन्य लोग भी भड़केंगे। तो कहीं ना कहीं जनता के बल पर, साउथ अफ्रीकी जनता के बल पर जो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को नीचा दिखा दिया मतलब अंततः सरकार को झुकना पड़ा। उसके बाद समय आया 1914 का। 1914 में जून में गांधी सामंतस समस्या, एक प्रकार की समस्या थी वहाँ की, इस समस्या का समाधान हुआ और जिसके बाद गांधी अपने देश वापस लौट आए और इन्हें सर ए हिंद की उपाधि भी दी जाती है। शायद सर ए हिंद की उपाधि दी गई थी जब इंग्लैंड से वापस लौटे थे इंग्लैंड से। लेकिन जब महात्मा गांधी पहली बार भारत में आए थे, पहली बार तो आए थे 1901 में, लेकिन 1915 में माना जाता है, जो फिक्स डेट है याद रखना, 1915 में 21 वर्षों के बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अपने स्वदेश वापस लौट आए। और वापस लौटते समय महात्मा गांधी की जो ख्याति हुई वो इंटरनेशनल स्तर पर हुई और यहाँ के लोगों ने जानना स्टार्ट कर दिया कि एक बाहर से खास पर्सनैलिटी आई हुई है जो गरीबों की, अनपढ़ों की, बेरोजगारों की, सबकी, यानी आम आदमी की बात करती है और आम लोगों की तरह बोलती है। तो उस तरह धीरे धीरे पहले इनकी ख्याति तो यानी इनकी जो विख्याति थी वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई थी साउथ अफ्रीका से ही। तो धीरे धीरे जब ये भारत में आए तो इन्होंने क्या किया, 1915 में अहमदाबाद में जगजीवन नाम का घर किराए पर, यहाँ नहीं लिखा हुआ जो मैं बताता हूँ उसे सुनते रहिए, जगजीवन नाम का घर किराए पर लिया और उन्होंने वहाँ एक आश्रम खोला। अब जानते हैं हम कि भारतीय राजनीति में प्रवेश कैसे करें, समझे। तो इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश कैसे किया, तो अब जानते हैं गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। तो गांधी जी का अब आप समझ चुके होंगे सारा, है ना। अब महात्मा गांधी कहाँ चुके हैं, भारत में। आपने देखा होगा कि किस तरह उन्होंने वहाँ जो राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल नॉलेज थी, राजनीतिक जो उनका ज्ञान था, राजनीतिक एजेंडा था जो उन्होंने वहाँ चलाया था, उसे अब किस तरह भारतीय राजनीति में इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि 1915 में भारतीयों का किस तरह
अधिक मात्रा में शोषण किया जा रहा था। आप इससे भली बात से परिचित नहीं पता तो मेरे पुराने वीडियो देखिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप पुराने वीडियो नहीं देख रहे हैं, नए वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किल समझ में आएगा आपके। तो अब होगा क्या, अब सुनिए होगा क्या। अब महात्मा गांधी जी 1915 में भारत में चले आए। 1915 में जब भारत में चले आए, और हाँ, जब महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1900 भारत में चले आए हैं ना, तो इन्हें बोलते थे जो हमारे देश के लोग बाहर जाकर रहते हैं और वापस लौट आते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय इन्हें बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं। अब तो 9 जनवरी को, यानी देखिए आज का इन घटनाओं से हम सीख क्या सकते हैं। 9 जनवरी को महात्मा गांधी आए थे, 9 जनवरी को आज वर्तमान समय में हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि हम अपने कल्चर और सांस्कृतिक विरासत को बचा के रखें। ये तो हमारे कल्चर, ये तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसलिए हम इन्हें 9 जनवरी को इंडियन डायस्पोरा डे यानी भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। समझे, इसकी बात कभी बाद में करेंगे क्या है भारतीय प्रवासी दिवस, और भी बात करेंगे, पॉलिटिकल में पढ़ाएंगे आपको। गांधी जी का आगमन भारतीय राजनीति में भारतीय राजनीति में हुआ क्या था। राजनीति में गांधी जी का आगमन या गांधी जी का उदय भारतीय राजनीति में, ऐसे कह सकते हैं। हुआ क्या था ये आप जानते हैं, बड़ी भली बात ही। क्या चल रहा था 1915 में, क्या चल रहा था। देखो 1915 में चल रहा था कि जो हमारा उदारवादी थे, उदारवादी और कौन थे, उग्रवादी ये लोग थे। कांग्रेस 2 खेमे में बट गए थे। उग्रवादी ये दोनों पृष्ठभूमि में जा चुके थे। पृष्ठभूमि में जाने का मतलब ये दोनों पूर्ण रूप से यानी राजनीतिक शून्यता की स्थिति में से ये कुछ भी एक्टिव नहीं थे। इनमें से कोई भी एक विशेष व्यक्ति नहीं था, एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी नहीं थी, यानी जो भारत में कांग्रेस का नेतृत्व कर सके। यानी भारत को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी। जब भी तो महात्मा गांधी आएंगे, ऐसा थोड़ा है कि महात्मा गांधी आसमान से टपके और आ पड़े। चलिए 1 मिनट, इस टॉपिक पर कल बात करते हैं आपके साथ।